नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो आप आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nwhn.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं हैशटैग आस्काबाज योर मनी लिखकर। साथ ही इस शो को देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइव। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं, जो कि वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करेंगे आज दो कैटेगरी ऑफ फंड्स के बारे में। एक है सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड। आमतौर पे जब भी हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो यूजुअली सेक्टोरल फंड में ओवर एक्सपोजर करने से मना किया जाता है। तो हेमंत जी फिर समझेंगे कि इनकी रेलेवेंस क्या है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की, इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या रिस्क अटैच होते हैं इस कैटेगरी ऑफ फंड्स के साथ, और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, बताइए। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछे हैं। देखिए, जब हम सेक्टर और थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, मुझे लगता है इक्विटी के अंदर, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो थोड़े एग्रेसिव हों, जो थोड़े एक्सपीरियंस हों, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि ये फंड बाय नेचर दोनों जो फंड हैं वो जो कैटेगरीज है वो एग्रेसिव। मतलब अगर हम डेफिनेशन को समझें, सेक्टर फंड जैसा कि नाम से पता चलता है वो फंड है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, आईटी। मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो नैरो होता है, क्योंकि वो एक सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो नैरो है वो काफी एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ब्रॉड बेस्ड नहीं है। अगर हम थीमेटिक फंड की बात करें तो थीमेटिक मतलब एक थीम को फॉलो करते हैं, और वो थीम जो है अक्रॉस फंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे काफी सारे सेक्टर्स हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं। इस तरह से जैसे पीएसयू हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो थीम्स हैं जहां पे आप देखेंगे कि अक्रॉस सेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि अक्रॉस सेक्टर्स है तो ये अगर सेक्टर फंड के मुकाबले में देखें तो थोड़े ज्यादा ब्रॉड बेस्ड, क्योंकि एक ही सेक्टर में आपका पैसा नहीं लग रहा है, ब्रॉड बेस्ड है, तो रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन दूसरा रिस्क यहाँ पे ये होता है कि जो थीम जो फॉलो कर रहे हैं फंड, या आप जिस थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आप ऐसे समय पे इन्वेस्ट करें जब वो थीम ऑलमोस्ट प्लेड आउट हो चुका है, तो हो सकता है फिर आपको वॉलेटिलिटी देखनी पड़े, रिटर्न आपको अच्छे नहीं मिले। इन दोनों को जब मैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरी जैसे लार्ज एंड मिड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करता हूं, तो वो जो फंड्स हैं काफी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि वहां पे 8, 10, 12 सेक्टर्स होंगे, काफी सारे स्टॉक्स होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मैं कहूंगा कि इनका जो यूनिवर्स है वो नैरो है, रिस्की है। लेकिन अगर आप सही सेक्टर चुन सकें, अगर आप सही थीम चुन सके, सही समय पे एंट्री और एग्जिट कर सके, तो इन फंड्स में पोटेंशियल है कि वो आपको काफी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो रिटर्न। लेकिन जैसा मैंने कहा, सही सेक्टर चुनना, सही थीम चुनना और टाइमिंग सही हो, जो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि जिस थीम और सेक्टर को आप देख रहे हैं हो सकता है कि उसका एक्सपोजर आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हो। जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो चाहे जो मैंने ब्रॉड कैटेगरीज की मैंने बात की, लार्ज कैप या मिड, लार्ज एंड मिड या फ्लेक्सी कैप, वहां पे आप देखेंगे कि काफी साइजेबल एक्सपोजर जो है इस सेक्टर में रहता है। तो फिर कुछ जरूरी नहीं है एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि आप वो चीज जो फंड मैनेजर कर रहा है उसको आप रेप्लिकेट करें। तो पहले देख लीजिए कि जिस सेक्टर थीम को आप देख रहे हैं हो सकता है आपके पास ऑलरेडी उसमें एक्सपोजर हो। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जब आप छोटे निवेशक को, जब आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपका फोकस वेल डाइवर्सिफाइड फंड पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर और थीमेटिक फंड है इनकी मॉनिटरिंग अलग है, इनकी टाइमिंग अलग है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब आप छोटे निवेशक हो और आप बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते, तब इन सेक्टर से और थीमेटिक फंड से दूर रहिए। लेकिन अगर आप समझदार, यानी आपका एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, सही चुनाव कर सके, तो डेफिनेटली कुछ हिस्सा, मे बी अराउंड 5 to 10% आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके अच्छा हेमंत जी, 2024 के लिए कौन सी थीम आपको लगता है कि फोकस में रहेगी, या कौन से सेक्टर्स फोकस में रह सकते हैं? बेसिकली जस्ट टू हैव द आइडिया कि क्या रुझान रह सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक फोकस कहाँ पर अगर कोई रखना चाहे तो कहाँ रखे?
तो देखिए, अगर मैं करंट मार्केट सिचुएशन को देखता हूँ और जिस तरीके से हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और आगे होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे ग्लोबली और हमारे देश में भी। तो अगर हम इन फैक्टर्स को ध्यान रखें, अगर मैं थीम्स की बात करूं, तो एक तो हमने देखा है कि जैसे पीएसयू एज ए थीम ने बहुत अच्छा किया है और मुझे लगता है अभी भी उसमें आगे पोटेंशियल है, तो वो देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और पावर एंड इंफ्रा, मुझे लगता है थीमेटिक फंड में ये 3 थीम है जिनके अंदर काफी पोटेंशियल है आगे आगे जाके परफॉर्म करने का। और मे भी एक और अगर आप देखना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, वो भी एक अच्छा थीम है। सेक्टर में अगर आप बात करें तो मुझे लगता है बैंकिंग, बट बैंकिंग के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादातर फंड में आपको उसके अंदर एक्सपोजर मिलेगा। मे बी फार्मा इज अनदर सेक्टर जहाँ पे आप देख सकते हैं, और आईटी एक और सेक्टर है मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में वो काफी अच्छा कर सकता है। तो डेफिनेटली ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे इन्वेस्टर जो सेक्टर फंड को देखना चाहें वहां पे धीरे धीरे एक्सपोजर देना शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लोकेश सेठ हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड है अपना सवाल पूछने के लिए। लोकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? Okay, so thank you madam for having me on the show. मुझे जानना था कि UTI लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड में मैं 3 years से SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो मुझे जानना है कि इसका फ्यूचर और इसका ग्रोथ कैसा है। ओके, तो UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड की आप बात कर रहे हैं, और ये फंड आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है कि इसे खरीदने का सोच रहे हैं? मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है एंड लाइक 2000 का SIP मैं कर रहा हूँ लास्ट 3 to 4 years से, एंड मुझे रिटर्न्स में अराउंड 60% मिल रहा है। सो आई वांटेड टू नो कि इसका फ्यूचर कैसा है। पूछ लेते हैं। तो फंड का नाम आपने सुना, UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, 60% का रिटर्न मिल रहा है ऑलरेडी। 3 साल से पैसे लगा रहे हैं ऑलरेडी इस फंड में। जानना चाहते हैं यही इन्वेस्टेड रहे या कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करें, क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था, जब थीम्स की बात करें तो मैंने मेंशन किया था कि ये थीम मुझे लगता है उसमें डेफिनेटली अच्छा पोटेंशियल है आगे परफॉर्म करने का, और इन्होंने पिछले 3 साल से उसमें इन्वेस्ट किया और ये पिछले 2-3 साल से इस फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है आगे जाके भी जिस तरह की हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरह की GDP में ग्रोथ देख रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे लगता है ये सेक्टर में पोटेंशियल बना रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थीमेटिक और सेक्टर फंड में एक रिस्क रहता है ज्यादा वॉलेटिलिटी का। उसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आप उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि उसका टाइमिंग एंट्री और एग्जिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इनका एंट्री टाइमिंग काफी अच्छा था। एग्जिट के लिए मुझे लगता है कुछ साल डेफिनेटली वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से हम ग्रोथ देख रहे हैं और जिस तरह से मूवमेंट होगी प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, और जो लॉजिस्टिक सेक्टर की जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। तो कुछ साल अगर इनका और 2-3 साल का अगर रहने का अगर इरादा है तो डेफिनेटली इस फंड में बने रह सकते हैं। ओके, बात करेंगे हम हरीश से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं 2.5 लाख का एक SIP कर रहा हूँ 5 फंड में अलग अलग। तो मुझे मेरे 2 सवाल है कि 5 फंड में SIP कर रहा हूँ वो सही फंड है कि नहीं, और दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं अभी 50 लाख रुपया PMS ICICI पाइप स्ट्रेटेजी में डालना चाहता हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। दूसरा, जो आपके पास ऑलरेडी फंड्स आप बता रहे हैं जो 2.5 लाख की SIP चल रही है, ये कब से आप कर रहे हैं और कितना एक्यूमुलेशन अब तक आपके पोर्टफोलियो में हो चुका है? हाँ, 2 करोड़ एक्यूमुलेट, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू आज 2 करोड़ है। ओके, 2 करोड़ की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, और जैसे इन्होंने बताया 2.5 लाख रुपए की SIP हर महीने चल रही है इनकी। फटाफट से मैं इनके पहले तो SIPs बता देती हूँ, जिसमें इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 70,000 रुपए महीना, HDFC मिड कैप में 50,000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 50,000 है, और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 30,000, निपॉन इंडिया फार्मा फंड में 30,000 और ICICI प्रू ELSS टैक्स सेवर। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर तो राय चाहते ही है, साथ ही जैसे इन्होंने मेंशन किया 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ICICI के PMS पाइप स्ट्रैटेजी में। PMS में पैसा डालना कितना सही रहेगा, क्या सजेशन रहेंगे हेमंत जी आपके?
जी, पहले अगर इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें, इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो 2 करोड़ है और 2.5 लाख की एसआईपी कर रहे हैं। शायद 6 साल का इन्होंने कहा इनके पास समय है। तो मुझे लगता है पहली बात कि अगर इसमें ये कंटिन्यू करे तो 12% का रिटर्न भी अगर हम मान के चलें तो करीब करीब 6 करोड़ का कॉर्पस ये यहाँ से बना पाएंगे। जहां तक इनके फंड्स की सिलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कैटेगरीज बिल्कुल सही है, फंड भी अच्छे हैं, बट एक ही चेंज मैं चाहूंगा कि ये कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो निप्पॉन का जो फार्मा फंड है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेक्टर फंड में, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल है उसके अंदर, पर फिर भी मुझे लगता है कि लार्ज एंड मिड कैटेगरी का अगर रखें उसकी जगह में, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनेगा। तो एक चेंज एज पर एज इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात जहां तक है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो पीएमएस 5 स्ट्रेटेजी आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इनका जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट सेगमेंट में ऑलरेडी है। पहले ये समझा दूं कि ये जो पर्टिकुलर 5 स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली पीएमएस है और उसमें मेजोरिटी पैसा जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगा है, ऑलमोस्ट 88-89%, और बाकी 10 to 11% जो है वो मिड कैप में है। तो जैसा कि हम कंपोजिशन से देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो एक तो स्मॉल कैप, दूसरा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ये बात सही है कि जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से वो कंपनीज को चुनते हैं, वो काफी अच्छी है और ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो सिलेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है कि ऐसी कंपनियां जो अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को बना के रख सकें या जो किसी स्पेशल सिचुएशन में हो राइट नाउ, और ऐसा हो सकता है किसी बिजनेस साइकिल में हो जहां पे आगे जाके उनके पास वो काफी पोटेंशियल है। तो आई थिंक पोटेंशियली ये सेगमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे। जैसा कि हमने देखा कि दोनों जो सेगमेंट है उनमें अच्छा खासा एक्सपोजर है उनका। दूसरा, जैसे मैंने कहा, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो ये 2 फैक्टर को कंसिडर करके आप अपना फैसला लीजिए। लेकिन एज ए फिलॉसफी आई थिंक काफी अच्छी है, मिक्स भी अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है उसमें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए वो सुटेबल होना चाहिए, तभी आप उसको इन्वेस्ट करें। ओके, तो थोड़े से चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं और आपके आईसीसी पोटेंशियल पीएमएस 5 स्ट्रैटेजी पर भी राय दी गई है। इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, दीपेश कुमार हापुड़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। दीपेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने तीनों फंड की आपके पास डिटेल भेजी हुई है, तो ईच 4000 प्रत्येक में है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लॉन्ग समय के हिसाब से तीनों फंड जो है क्या सही है, और लार्ज मिड स्मॉल के हिसाब से मेरा एलोकेशन ठीक है तीनों फंड में, या अगर कोई ज्यादा कुछ चेंजिंग की जरूरत हो तो मुझे सजेस्ट करें। ठीक है, तो 12,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। 3 फंड इनके पास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 4000, कैनरा बुको स्मॉल कैप 4000। क्वेश्चन क्लियर है? तीनों फंड चॉइसेस कैसी हैं? कुछ चेंज करने क्या? 15 इयर्स का होराइजन है, कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे 15 इयर्स में इस पोर्टफोलियो के साथ, कंसीडरिंग कि इनकी 2.5 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके पास 15 साल का समय है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी फंड्स में है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्पेशली जब आप लॉन्गर टर्म में आप वैल्यू पोर्टफोलियो की वैल्यू बनाना चाहते हैं। दूसरा, ये डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो जो वॉलेटिलिटी का जो रिस्क होता है उसका ना ही बल्कि पूरा इम्पैक्ट भी कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एवरेजिंग के द्वारा आपके पोर्टफोलियो को फायदा पहुंचाता है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। 3 कैटेगरी के जो फंड इन्होंने चुने हैं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और तीनों कैटेगरी काफी अच्छी हैं। 2 फंड में मुझे लगता है कि डेफिनेटली बने जा सकते हैं। प्राप्त फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड ऐसा है कि जो प्राइमरली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसा जो है वो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप फंड है, काफी अच्छा क्वालिटी फंड है, उसके अंदर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी 15 साल के लिए बिल्कुल सही है, प्रोपोर्शन भी सही है मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप से बेहतर फंड इस कैटेगरी में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर ये चाहें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बेटर रहेगा। तो एक चेंज पोर्टफोलियो में कीजिए, बट जैसा मैंने कहा ब्रॉडली कैटेगरी सही है, जो इनकी स्ट्रैटेजी है 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने की, वो भी बिल्कुल सही। और टेंटेटिवली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें 15 इयर्स में? क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करें? देखिए, 15 ईयर में बेसिकली अगर आप 12,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब मुझे लगता है 60-70 लाख का कॉर्पस बनना चाहिए।
ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। प्रैक्टिस पर कुछ और क्वेश्चंस बोलेंगे। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए, चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।